गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो थ्रेड से रिलेटेड आने वाली है, क्योंकि टाँके लगाने के लिए जो धागा काम में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अभी थ्रेड कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, या हम कहें धागा। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि थ्रेड्स कितने टाइप का होता है। अभी थ्रेड के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अभी थ्रेड के दो प्रकार होते हैं। एक तो हमने देखा था एब्जॉर्बेबल थ्रेड, एब्जॉर्बेबल थ्रेड, और दूसरा हमने देखा था नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड। ठीक है, ये थ्रेड के दो टाइप होते हैं। एक तो कौन सा होता है? एब्जॉर्बेबल, और दूसरा कौन सा होता है? नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड। इसे हिंदी में घुलनशील धागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे भी? घुलनशील धागा। जबकि इसे अघुलनशील धागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अघुलनशील धागे। ठीक है, ये थ्रेड के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो एब्जॉर्बेबल थ्रेड होता है, दूसरा नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड, यानी कि अवशोषित होने वाले धागे या अनअवशोषित होने वाले धागे। अवशोषित होने वाले जो धागे थे इसको हमने पहले पार्ट में डिटेल से पढ़ा है कि अवशोषित होने वाले जो धागे, यानी कि इस प्रकार के धागे जो शरीर के ऊतकों के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है। यानी कि इस प्रकार के जो धागे हैं इनको लगाने के बाद में इनको हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनका जो अवशोषण है फैगोसाइटोसिस व एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होती है उसके कारण होता है। यानी कि जो एब्जॉर्ब होने वाले जो धागे हैं इनका जो अवशोषण है फैगोसाइटोसिस और एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण होता है। और इस प्रकार के जो धागे हैं शरीर के अंदरूनी अंगों पर लगाए जाते हैं। कहां लगाए जाते हैं? शरीर के अंदरूनी अंगों पर लगाए जाते हैं, या हम कहें शरीर के आंतरिक अंगों पर इस प्रकार के टांके लगाए जाते हैं, जो शरीर के टिश्यू के माध्यम से, ऊतकों के माध्यम से इनका अवशोषण कर लिया जाता है। इस प्रकार के जो धागे हैं ना तो इनको लगाने के बाद में हटाने की आवश्यकता या निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दूसरा टाइप कौन सा आता है हमारे पास में? नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड, यानी कि अघुलनशील धागे। देखिए नाम से ही हमें पता लग रहा है, स्पष्ट हो रहा है, अघुलनशील, जो घुलते नहीं है। और जो घुलते नहीं है तो इस प्रकार के जो धागों का यूज है कहां किया जाएगा? शरीर की बाहरी सतह पर किया जाता है। कहां किया जाता है? अभी शरीर के बाहरी सतह पर, एक्सटर्नल ऑर्गन पर इन धागों को यूज में लिया जाता है। और एक्सटर्नल ऑर्गन की भी यदि हम बात करें तो बाहरी सतह पे हम बात करें त्वचा पर, या हम कहें स्किन पर, इस प्रकार के धागों को यूज लिया जाता है। यानी कि इस प्रकार के जो धागे कहां पर लगाए जाते हैं? त्वचा पर लगाए जाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए त्वचा पर या स्किन पर कोई कटाव हो गया है और घाव कुछ इस प्रकार का हमें वहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है? घाव के दोनों सिरे, ये ऊपरी सिरा है घाव का और ये क्या है? निचला सिरा। अब जब घाव के दोनों सिरे हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर इस कंडीशन में घाव रहता है, हम कहें इसको ओपन कंडीशन, ओपन वुंड है, ये खुली अवस्था में घाव है। अगर इसी अवस्था में इस घाव को हम छोड़ते हैं तो घाव में जो हीलिंग की प्रक्रिया है उसमें समय क्या लगेगा? भी अधिक लगेगा। अब घाव को जल्दी भरने के लिए, जल्दी ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें सुसरिंग मेथड को अपनाते हैं। टाके लगाने वाला जो मेथड है उसे अपनाते हैं। वो टाके लगाने से फायदा क्या है कि जो घाव की जो दोनों लेयर, जो ऊपरी लेयर और निचले लेयर, हम इनको होठ भी कह सकते हैं, ऊपरी होठ घाव का या निचला होठ, जो दूर दूर अवस्था में हमें दिखाई दे रहे हैं, इन टाकों के माध्यम से दोनों किनारों को, ऊपरी और निचला दोनों किनारों को नजदीक से नजदीक अवस्था में लाया जाता है। और जैसे ही घाव के जब दोनों किनारे नजदीक से नजदीक अवस्था में आते हैं तो घाव में उतनी ही जल्दी हीलिंग की प्रक्रिया होती है, या हम कहें घाव उतनी ही जल्दी ठीक होता है। इसलिए इस प्रकार के जो है टाके लगाए जाते हैं घाव में जल्दी से जल्दी हीलिंग प्रक्रिया के लिए, या हम कहें घाव को जल्दी से जल्दी भरने के लिए, या घाव के जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए। ठीक है, तो हम बात करें नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड की, क्योंकि इससे पहले पार्ट में हमने बात की थी एब्जॉर्बेबल थ्रेड, यानी कि अवशोषित होने वाले धागे। इस पर हमने डिटेल से चर्चा की थी कि एब्जॉर्बेबल होने वाले जो थ्रेड है कौन कौन से हैं, उसके टाइप है, कौन कौन सा थ्रेड है।
ठीक है। उसके बाद में आज हमारे सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड, यानी कि अनअवशोषित होने वाले धागे कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, ज्यादातर काम में कौन सा धागा लिया जाता है, ठीक है, और कहां से वो धागा प्राप्त होता है, इन सभी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड से। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि नॉन एब्जॉर्बेबल जो थ्रेड है, यानी कि अनअवशोषित होने वाले या अघुलनशील जो धागे हैं, कौन कौन से धागे आते हैं इसमें जो अघुलनशील है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धागा कौन सा काम में लिया जाता है, सिल्क धागा। कौन सा आता है भाई, सिल्क धागा। ठीक है, यानी कि ये कैसा प्रकार है धागे का, अनएब्जॉर्बेबल, हमने कहा नॉन एब्जॉर्बेबल या अनअवशोषित होने वाला धागा है। दूसरा यदि हम इसका टाइप देखें, दूसरा वो कौन सा प्रकार रहने वाला है, जो कॉटन थ्रेड आता है, कॉटन थ्रेड। ठीक है, या हम इसे कहें सूती धागा। कौन सा धागा भी, सूती धागा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा रहने वाला है नॉन एब्जॉर्बेबल में लाइलॉन। इसके अलावा फोर्थ पर नायलॉन। नेक्स्ट आता है स्टेनलेस स्टील धागे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं विटाफिल। देखिए तो दोस्तों ये सारे के सारे जितने भी धागे हमने यहां पर लिखे हैं, ये सारे धागे कैसे हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर थ्रेड। ठीक है, यानी कि अनअवशोषित होने वाले धागे के टाइप हैं। सिल्क धागा है, कॉटन थ्रेड है जिसे हम सूती धागा बोल रहे हैं, लाइलॉन धागे हैं, इसे भी सूती धागा ही कहा जाता है वैसे, लेकिन उत्तम क्वालिटी का होता है। नायलॉन धागे हो गए, स्टेनलेस स्टील धागा सबसे मजबूत धागा है ये। ठीक है, इसके अलावा विटाफिल जैसे धागे, इन सभी धागों को हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सिल्क धागा। सबसे पहले नंबर पर कौन सा धागा पढ़ने वाले हैं, सिल्क धागा। देखिए सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी प्राप्ति की। जो सिल्क धागा है इसे कहां से प्राप्त किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो सिल्क धागा होता है इसे रेशमी धागा भी बोला जाता है। क्या कहते हैं इसे, रेशमी धागा। देखिए रेशमी धागा किस लिए कहा जा रहा है इसे, क्योंकि रेशम के कीड़े का जो कोकून होता है उसके जो बारीक रेशे जो छोड़ता है, बारीक रेशों से ये क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो हम कह सकते हैं रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े के कोकून के बारीक व मजबूत रेशों से, मजबूत रेशों से इससे क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है, कीड़े में जो कोकून लगा होता है, उस कोकून के बारीक और मजबूत रेशों से इसे प्राप्त किया जाता है। ये तो बात हो गई इसकी प्राप्ति की। यदि बात करें शल्य चिकित्सा में, सबसे अधिक जो थ्रेड है, सबसे अधिक जो काम में ले जाने वाला जो धागा है, वो कौन सा काम में ले जाता है भाई, एक्सटर्नल ऑर्गन पर, यानी कि बाहरी सतह में कौन सा काम में ले जाता है, सिल्क धागे को काम में लिया जाता है। किस लिए भाई, अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की कि क्या कारण है इसके ज्यादातर काम में लेने के, एक तो बात करें ये धागा कैसा होता है भाई, एकल होता है। कैसा होता है, एकल होता है। नॉन कैपिलरी होता है, नॉन कैपिलरी धागा होता है। ठीक है, इसके अलावा सस्ता होता है। कैसा होता है ये, सस्ता होता है, यानी कि कॉस्टली नहीं होता है, हर किसी की सुसरिंग के लिए इसे काम में लिया जा सकता है। अगर धागा महंगा होगा तो केवल कुत्ते या हम मनुष्यों की सर्जरी के लिए इसे काम में लेंगे, लेकिन सस्ता धागा होने के कारण और एक मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, इससे कारण से। और इसका जो साइज की अगर हम बात करें, 0 से लेकर साइज 14 mm तक की क्या होता है, उपलब्ध होता है।
मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है, कॉस्टली नहीं होता, सस्ता होता है, इसलिए हर पशु की जो सूचरिंग करने के लिए इस प्रकार के धागे को काम में लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम और अगर बात करें, इसे आसान तरीके से स्टरलाइज कर लिया जाता है। अब आसान तरीका कौन सा होगा स्टरलाइज करने का, तो बात आती है पानी में उबालकर। इसे पानी में उबालकर आसानी से स्टरलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है। पानी में बॉईल किया इस धागे को और आसानी से इसे निसंक्रमित अवस्था में, यानी कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीवाणु, विषाणु, इसकी बात करें वायरस, फफूंदी नहीं होती है, ना के बराबर होती है। क्या उन्हें हम कहें उनको उनकी इस पूरी स्थिति में ही नष्ट कर दिया जाता है। किस मेथड के माध्यम से? स्टरलाइज या निसंक्रमित मेथड के माध्यम से उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में इसे काम में लिया जाता है। तो हम कह रहे हैं बॉईल करके पानी में उबालकर आसानी से इसे स्टरलाइज कर लिया जाता है। यदि इसके अलावा इसकी कमियां देखें, कुछ की कमियां क्या है? जो सिल्क धागा होता है, ये जो सीरम है, या हम कहें घाव का ऐसा स्थान जहां पर संक्रमण फैलने या संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है, उसमें इस प्रकार के धागे को कम काम में लेना चाहिए। क्योंकि जो सिल्क धागा होता है ये सीरम या हम कहें स्राव या बोलते हैं पस को क्या कहते हैं अभी? मवाद। पस को क्या बोलते हैं? मवाद। ठीक है, इत्यादि को क्या करने का काम करता है? ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है या सोख लेता है, सोख लेता है। ठीक है, जो सीरम, स्राव या पस जो घाव के अंदर से बह रहे हैं उसको क्या करने का काम करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है, सोखने का काम करता है, जिस कारण से वहां पर संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। इसलिए इस धागे को काम में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा और देखें, इस धागे को ज्यादातर कहां काम में लेते हैं? त्वचा या चमड़ी पर काम में लिया जाता है। कहां काम में लेते हैं? त्वचा या चमड़ी पर इस धागे को काम में लिया जाता है। ठीक है, यदि बात करें सिल्क जो धागा है, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनमें क्या करता है? सिल्क रिएक्शन करता है, जिनमें सिल्क की एलर्जी होती है। उन जानवरों में स्पेशली सिल्क धागे को काम में नहीं लेना चाहिए। कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनमें सिल्क एलर्जी करता है? जैसे हम बात करें कुत्ता, कौन सा होता है अभी? कुत्ता। ठीक है, इसके अलावा घोड़ा, ये जो जानवर होता है, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, इन जानवरों में सिल्क क्या करता है? रिएक्शन करता है, इरिटेशन करता है। इसी कारण से सिल्क धागे को उनमें काम में नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हमने की है सिल्क धागे को लेकर। ज्यादातर किस लिए काम में लिया जाता है, प्राप्त इसे कहां से किया जाता है, कितने mm साइज तक ये उपलब्ध होता है, किन जानवरों में सिल्क की एलर्जी होती है। ठीक है, ये सारी चर्चाएं किससे रिलेटेड आती हैं? सिल्क से रिलेटेड है। इसलिए इस धागे को कहां काम में लेते हैं भाई? ये धागा कैसा है? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर थ्रेड है, यानी कि अनअवशोषित होने वाले धागे, यानी कि लगाने के 8 से 10 दिन बाद में इस प्रकार के धागे को हटा दिया जाता है, या हम कहें घाव भरने के बाद में इस प्रकार के धागे को हटाने की जरूरत पड़ती है, काट दिया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉटन थ्रेड। नेक्स्ट धागा हमारा रहने वाला है कॉटन थ्रेड, या हम कहें सूती धागा। नेक्स्ट आता है नंबर 2 कॉटन थ्रेड। कौन सा आता है अभी? कॉटन थ्रेड। ठीक है, हिंदी में से क्या कहेंगे? सूती धागा। कौन सा बोलते से? सूती धागा। देखिए सूती धागा, ये धागा भी कैसा होता है? अगर विशेषता हम बात करें, एकल धागा होता है, सस्ता होता है। ठीक है, जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। लेकिन इसकी धागे की भी एक कमी होती है। ये किसकी तरह होता है? सिल्क की तरह होता है। किसकी तरह होता है अभी? जो सिल्क धागा होता है सेम उसकी भांति होता है। जिस प्रकार से सिल्क घाव के अंदर जो सीरम, स्राव और जो पस
को सोख लेता है, उसी प्रकार से कॉटन थ्रेड भी क्या करता है, स्राव की बात करें या पस की बात करें, उसको सोखने का कार्य करता है, जिसके कारण से वहां पर जीवाणु क्या करने लग जाते हैं, वृद्धि करने लग जाते हैं। जो बैक्टीरिया है वो वहां पर पनप जाते हैं, वृद्धि करने लग जाते हैं, और जैसे ही वहां पर जीवाणुओं का इन्फेक्शन हुआ, संक्रमण हुआ, तो धागे को क्या कर देते हैं, वो धीरे धीरे गला देते हैं, या हम कहीं धागा गलने लग जाता है। ठीक है, इसलिए शल्य चिकित्सा की फील्ड में कॉटन थ्रेड या सूती धागे को काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट धागा आता है, नेक्स्ट धागा नंबर 3 कौन सा आता है, लाइनोन। ठीक है, इसके अलावा जो लाइलॉन धागा होता है, ये भी कैसा धागा है, भी एक तरह से सूती धागा है। कैसा धागा है ये, सूती धागा है। लेकिन कॉटन थ्रेड के स्थान पर लाइलॉन धागे को काम में लिया जाता है, क्योंकि ये एक उत्तम क्वालिटी का सूती धागा होता है। कैसी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का सूती धागा होता है, इसलिए इसे कॉटन थ्रेड के स्थान पर ज्यादातर लाइलॉन धागे को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, कॉटन थ्रेड और लाइलॉन धागे की, कि जो कॉटन थ्रेड है इसे सूती धागा बोलते हैं, एकल होता है, सस्ता होता है, किसकी भांति होती है, सिल्क की भांति होते हैं। जिस प्रकार से सिल्क धागा घाव में उपस्थित जो स्राव होता है, पस होता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसी प्रकार से कॉटन थ्रेड भी क्या करता है, पस को एब्जॉर्ब करता है, और वहां पर बैक्टीरिया के संक्रमण होने से धागा गलने लग जाता है। इसलिए शल्य चिकित्सा के फील्ड में कॉटन थ्रेड जैसे धागे को कम काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसके स्थान पर यदि बेस्ट तरीका होगा, तो बेस्ट जो धागा होगा कौन सा होगा, लाइलॉन धागे, क्योंकि उत्तम क्वालिटी का कॉटन थ्रेड होता है, उत्तम क्वालिटी का सूती धागा होता है, इसलिए कॉटन थ्रेड के स्थान पर लाइलॉन धागे को काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है नायलॉन धागा। नेक्स्ट धागे का टाइप आता है नायलॉन। देखो देखो नेक्स्ट धागा हमारे पास में आता है नायलॉन धागा। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है अगर बात करें, एक तो धागा कैसा होता है, ये एकल धागा होता है। कैसा होता है भाई, एकल धागा होता है। ठीक है, दूसरा सिंथेटिक धागा होता है। कैसा होता है भाई, सिंथेटिक धागा है। इसके अलावा नॉन कैपिलरी होता है। ठीक है, नॉन कैपिलरी होता है। और टिश्यू रिएक्शन यदि हम बात करें, टिश्यू रिएक्शन कम करता है। ये इसकी खूबियां होती हैं। नायलॉन धागे की यदि हम बात करें, तो नायलॉन थ्रेड होता है, एक तो ये धागा एकल होता है, ठीक है, दूसरा सिंथेटिक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट नॉन कैपिलरी होती है, किसी भी प्रकार की चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और टिश्यू रिएक्शन भी क्या करता है, कम करता है। जैसे मान लीजिए उत्तकों में कोई धागा यदि रिएक्शन करता है, वहां पर रेडनेस अगर दिखाई देती है, तो उस स्थान पर उस घाव के अंदर वो धागा काम में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो धागा है किसी भी प्रकार का टिश्यू रिएक्शन कम करता है। यही सभी कारण है इस धागे को अधिक काम में लेने के। इसके अलावा जब भी जो नायलॉन धागा है ये लगाया जाता है, तो इसकी जो गांठ है वो गांठ ढीली पड़ जाती है। गांठ कैसी पड़ जाती है, इसकी ढीली पड़ जाती है। जब भी इसे लगाया जाता है और जब नोट लगाई जाती है, गांठ लगाई जाती है सूचरिंग के समय, तो ये गांठ ढीली पड़ जाती है। इसलिए कि इसकी एक विशेषता होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की गांठ लगती है जिसे नायलॉन गांठ कहा जाता है। जिसे क्या कहता है भाई, नायलॉन गांठ कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसे लगाते समय एक विशेष प्रकार की गांठ लगाई जाती है जिसे नायलॉन नोट या नायलॉन गांठ कहा जाता है। ये सारी क्या है, इसकी विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेनलेस स्टील धागा। नंबर 5। देखो, नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड में 5वें नंबर पे आता है स्टेनलेस स्टील धागा। स्टील वायर की तरह हमें मौजूद नजर आता है।
तो ये धागा कैसा होता है भाई? सबसे मजबूत धागा होता है ये, सबसे मजबूत धागा कौन सा होता है? स्टेनलेस स्टील धागा, जो सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा से आसानी से स्टरलाइज कर लिया जाता है, आसानी से स्टरलाइज कर लिया जाता है। ये भी एक इसकी विशेषता होती है। सबसे मजबूत धागा होता है, यानी कि शरीर के ऐसे अंगों पर लगाया जाता है जहां पर मजबूती की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि जो धागा मजबूती तो प्रदान करेगा, तो मजबूत कहां पे आवश्यकता होती है? जैसे कोई रूमिनोटोमी, ठीक है, रूमिनोटोमी के दौरान हमें टांके लगाने हैं, वहां पर इस प्रकार के धागे को काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा सिजेरियन, सी सेक्शन, ठीक है, यानी कि शल्य चिकित्सा के दौरान भी इस प्रकार के धागे को काम में ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो धागा होता है ये किसी भी चीजों को सोखता नहीं है, क्योंकि मजबूत होता है। और मजबूती के कारण क्या होता है? वैसे रूमिनोटोमी या सिजेरियन सेक्शन जैसी वाली जगह पर लगाया जाता है। मान लीजिए जब पशु बैठता है, रूमिनोटोमी हम कर रहे हैं, जब पशु बैठता है तो बैठने के दौरान मिट्टी, धूल के कण जो होते हैं वो इस प्रकार के धागे पर नहीं लगते हैं, इसलिए पशु को संक्रमण से भी बचाया जा सकता है। लेकिन इस धागे में गांठ आसानी से नहीं लगती है, गांठ आसानी से नहीं लगती है। ये जो धागा होता है स्टेनलेस स्टील, इसमें जो गांठ होती है वो आसानी से नहीं लगती है। कभी कभी तो इसमें बल एंड भी लग जाता है। ये जो धागा होता है कभी कभी इसमें बल पड़ जाता है, हम कहें बल एंड लग जाता है इसमें, ठीक है। ये धागे की क्या होती है? एक हानि होती है, गांठ इसमें आसानी से नहीं लगती है। और इस प्रकार के धागे को जब अपन लगाते हैं तो इसे ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि ये ऊतकों को काट देता है, टिश्यू को रैप्चर करने का कार्य कर देता है, ऊतकों को काट देता है। इसलिए इस धागे को ज्यादा खींचना भी नहीं चाहिए लगाते समय। तो ये सारे क्या है इसकी विशेषताएं होती हैं। कहाँ इसको लगाया जाता है? सबसे मजबूत धागा होता है कौन सा? स्टेनलेस स्टील धागा। और अंतिम आता है अपना वीटाफिल धागा। अंतिम धागा कौन सा आता है? वीटाफिल। नेक्स्ट आता है वीटाफिल। देखो, जो वीटाफिल धागा है ये शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा की यदि हम बात करें, शल्य चिकित्सा के दौरान सबसे अच्छा धागा है। देखिए किन कारणों से इसे अच्छा माना गया है। सिल्क और नायलॉन से भी बैटरी से नाम दिया गया है कि सिल्क और नायलॉन से भी क्या है ये अच्छा धागा है। किस लिए? क्योंकि एक तो क्या होता है ये एकल होता है, ऐसे होता है भी एकल होता है, नॉन कैपिलरी होता है, ठीक है, नॉन इरिटेंट होता है, नॉन इरिटेंट होता है। ये सभी कारण है इसके अच्छा होने के। एकल होता है, नॉन कैपिलरी जिसमें नहीं पाई जाती है, नॉन इरिटेंट होता है, किसी भी प्रकार को टिश्यू को रिएक्शन नहीं पहुंचाता है, ठीक है। इसी कारण से ये शल्य चिकित्सा में सबसे अच्छा धागा माना जाता है। सिल्क धागा या नायलॉन के स्थान पर ज्यादातर इस धागे को काम में लेना सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें वीटाफिल जो धागा होता है कितने mm के साइज में उपलब्ध होता है, यदि हम उसकी भी हम बात करें तो एक साइड में हम लिख देते हैं इसका साइज और दूसरी साइड में लिखते हैं अपन डायमीटर, ठीक है। अगर बात करें कि ये जो धागा होता है किस किस साइज में उपलब्ध होता है, तो साइज की हम बात करें, इसका साइज क्या होता है? एक तो मीडियम, एक होता है हैवी, एक होता है एक्स्ट्रा हैवी और एक होता है स्पेशल। कि 4 साइज में ये धागा उपलब्ध होता है, मीडियम, हैवी, एक्स्ट्रा हैवी और स्पेशल। 4 साइज में वीटाफिल धागा उपलब्ध होता है। अगर मीटर में देखें क्या साइज इसका होता है,
मीडियम की अगर बात करें 0.2 mm, ठीक है। हैवी क्या होता है 0.3 mm साइज में उपलब्ध होता है। एक्स्ट्रा हैवी 0.4 mm साइज में उपलब्ध होता है और स्पेशल जो होता है 1.1 mm साइज में ये उपलब्ध होता है। ये क्या है इसके साइज और डायमीटर, यानी कि इस साइज में ये जो धागा क्या होता है उपलब्ध होता है, शल्य चिकित्सा में काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। इससे पिछले पार्ट में हमने जितने भी एब्जॉर्बेबल थ्रेड थे, एब्जॉर्बेबल थ्रेड के टाइप्स हमने देखे थे, उनको डिटेल से पढ़ा था। लेकिन आज के पार्ट में हमने डिटेल से पढ़ा है नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड में कौन कौन से टाइप आते हैं, कौन कौन से धागे आते हैं, उन सभी धागों को आज की क्लास में हमने डिटेल से अध्ययन किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।